Welcome dear students and learners in Agri Economics 360। जैसा हमने पिछले लेक्चर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नेट 2022 कवर किया था, उसी का पार्ट 2 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो प्रश्न है ये आपके किस काम आएंगे। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और ये मॉक टेस्ट हमें हमारी प्रिपरेशन में यूजफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ लिया है, अकॉर्डिंग टू हैरोड-डोमर मॉडल ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। क्या होती है ग्रोथ, जिसके रिलेटेड इन चार ऑप्शन में जो आंसर है सेविंग एंड इनवर्सली रिलेटेड टू के ओ रेशियो। क्या बोलता है हैरोड-डोमर मॉडल कि ग्रोथ रेट जो है जी इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई वी। एस जो है हमारी सेविंग रेट को डिनोट करती है और वी जो है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है, दैट इज के और ओ। ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिवली रिलेटेड किससे होती है, सेविंग से होती है, और इन्वर्सली रिलेटेड होती है कैपिटल आउटपुट रेशियो से। दैट मीन्स हैरोड-डोमर मॉडल जो रिलेट करता है वो के ओ रेशियो सेविंग एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू के ओ रेशियो से होता है, ठीक है। तो ये हैरोड-डोमर मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें क्लियरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस इफ जीटीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज 3000 एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 420 एंड सब्सिडीज इज 240, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने पहले भी कहा था, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, इन सब के न्यूमेरिकल नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली स्टडी करते टाइम ध्यान देना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो जीडी क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो हमें यहाँ पे पूरी चीजें दी गई थी, हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है। तो 3000 थी हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस 200 प्लस 420 और उसमें से हमने 240 घटाया तो हमारा आंसर आया है 3380, ठीक है। बट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, अगर हम देखें तो 3000 प्लस 200 और माइनस करते हैं हम 450 से 250 को, तो समहाउ हमारा आंसर क्या आ रहा है हर बार 3380। पर अगर क्वेश्चन हमें बताता है कि 3200 रुपये जो बेस प्राइस है वो अगर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा 3860। तो यहाँ 3860 और 3380, ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, एक है हमारा जब हम बेस प्राइस के रिलेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं तब, और दूसरा विदाउट बेस प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंजम्पशन फंक्शन एनालिसिस जो डूसेनबेरी ने दी थी वो हमें क्या बताती है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस या लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ड्यूसेनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को फोकस किया था और उन्होंने प्रपोज किया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, इसमें कंजम्पशन डिपेंड कर नॉट डिपेंड ऑन ओनली करेंट इनकम बट ऑल्सो ऑन पास्ट पीक इनकम एंड रिलेटिव सोशल स्टेटस, है ना। तो जो हमारी कंजम्पशन डिपेंड क्या करती है, केवल हमारी करंट इनकम पे नहीं बल्कि पास्ट इनकम, अगर हमारे पास कुछ सेविंग रही होगी तो हमने सेव किया होगा, और हमारा जो सोशल स्टेटस है, हमने जो हमारा लिविंग स्टेटस बनाया हुआ है उसके हिसाब से हमारी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूसेनबेरी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज अ फर्म यूज ए लेबर एंड कैपिटल, व्हाट हैपेंस इफ प्राइस ऑफ लेबर फॉल्स, है ना। क्या है, एक फर्म में लेबर एंड कैपिटल यूज हो रहे हैं और अगर प्राइस ऑफ लेबर गिरते हैं तो फर्म में क्या एक्शन होगा, ठीक है। फर्म में क्या है, एसी कर्व शिफ्ट होगा डाउनवर्ड, एमसी कर्व शिफ्ट होगा डाउनवर्ड, दोनों कंडीशन होगी, या फर्म लेस लेबर यूज करेगा,
ठीक है। तो दोनों कंडीशन ए और बी हो सकती है। कैसे? तो फॉल इन लेबर प्राइसेस रिड्यूस करेगी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जिससे क्या होगा, शिफ्ट ऑफ बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का, है ना, दोनों डाउनवर्ड होगी और इनकरेज क्या होगा, मोर प्रोडक्शन, है ना। ठीक है। तो ये सर्टेनली प्रोडक्शन की एक कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, लेबर के प्राइसेस गिरने पे ये दोनों कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not among the three basic indicator of human development index? Human development index का इंडिकेटर क्या नहीं है? लॉन्जिटिविटी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैमिली साइज। ठीक है। तो आंसर है फैमिली साइज। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मेन इंडिकेटर क्या है जो प्रोग्रेस को बताते हैं? तो 3 डायमेंशन है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स लॉन्जिटिविटी, एजुकेशन मीन्स नॉलेज एंड पर कैपिटा इनकम मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर फैमिली साइज नहीं है। नेक्स्ट इज, वेज फंड थ्योरी वॉज प्रपोन्ड बाय, ठीक है। तो किन ने दी थी वेज फंड थ्योरी? तो ये दी थी JS मिल्स ने। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, प्री डिटरमाइंड फंड्स ऑफ कैपिटल set aside for labor and total wage fund divided by number of worker determine the average wage rate। ठीक है। तो इसमें उन्होंने प्री डिटरमाइंड कहा था फंड ऑफ कैपिटल एसेट, जिसको हम साइड रख देते हैं फॉर लेबर, एंड टोटल वेज फंड डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ वर्कर से, और यही डिटरमाइन करता है एवरेज वेज रेट्स को। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड शेप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होगा? परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड के केस में शेप कैसा होगा? तो शेप होगा पैरेलल टू वाई एक्सेस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा, क्योंकि परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड कर्व हमेशा वर्टिकल होता है पैरेलल टू वाई एक्सेस एंड शोइंग द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज, कॉमन इन एसेंशियल गुड्स लाइक, जैसे अगर डायबिटीज का कोई पेशेंट है तो इंसुलिन उसे लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी E एंड प्राइस, इनके बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या है? तो इसकी रिलेशनशिप जो है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1/E। ठीक है, इलास्टिसिटी फॉर्मूला से ही हम निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें P रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, E रिप्रेजेंट करती है इलास्टिसिटी को, और क्या कंडीशन बन सकती है? जब इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? पॉजिटिव, और व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 MR इज इक्वल टू 0, एंड जब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 है तो MR बिकम्स नेगेटिव, मार्जिनल रिटर्न हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, if keyboard and monitor are required to produce a PC, the shape of isocont will be, है ना। तो isocont क्या होता है भाई? L shape होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंस कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, है ना, एक दूसरे के बिना पूरे पूरे नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। द आइसोकॉन्ट इज L shape indicating the both inputs are used in fixed proportion and one cannot substitute the other। आइसोकॉन्ट हमें जो मिलेगा कैसा मिलेगा? L मिलेगा, L शेप मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है, अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था या लास्ट लेक्चर में भी देखा था, रिपीटेटिव है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब हम फर्म अर्न करेगी? जब एवरेज कॉस्ट इज लेस देन प्राइस, है ना। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज रिटर्न exceeds the average cost, a firm earn normal profit which attracts new entrant in the long run under the perfect competition। ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में जब एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती है? ज्यादा होती है प्राइस से, तो इस केस में हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज कट्स विच कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कब और किस पॉइंट पे कट करता है? तो ये करता है
एवरेज कॉस्ट के, तो मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स एवरेज कॉस्ट कर्व AC and average variable cost curves at their minimum point as the marginal changes drive average behavior. ठीक है. Next is which one of the following is the best estimate to calculate risk. ठीक है, तो रिस्क को कैलकुलेट करने के क्या है, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो SD के द्वारा, स्टैंडर्ड वेरिएशन के द्वारा मेजर करते हैं डिस्पर्सन ऑफ रिटर्न अराउंड द मीन. It quantifies the total risk in finance and economics considering both positive and negative deviations, है ना. तो इसके द्वारा, स्टैंडर्ड डिविएशन के द्वारा ही हम रिस्क को सबसे अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं. दूसरे के भी द्वारा कर सकते हैं, पर बेस्ट मेथड इज स्टैंडर्ड डिविएशन. एडजस्टेड आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर क्या होता है ना. इससे हम क्या एडजस्ट करते हैं, सैंपल साइज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, या सैंपल साइज माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो इससे हम एडजस्ट करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एडजस्टेड आर स्क्वायर अकाउंट करता है नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स पेनलाइजिंग द इंक्लूजन ऑफ इनरिलेवेंट प्रिडिक्टर्स टू अवॉइड आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर को बढ़ने से आर्टिफिशियली इसे रोका जाता है और प्रिडिक्ट करता है, और इससे हम एडजस्ट करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को. नेक्स्ट इज OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर रिग्रेशन वाज डेवलप. किसने किया था, तो ये कई बार नेट एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा गया है इकोनोमेट्रिक्स पार्ट से. ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स के से पार्ट से बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली नेट में आया है. किसने OLS मेथड दिया है, तो इसको दिया है गैल्टन ने 1888 में फर्स्ट डेवलप की थी रिग्रेशन एनालिसिस कॉन्सेप्ट, जिसमें बाद में फॉर्मुलाइज किया ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड बाय कार्ल बियर्सन एंड अदर्स. पर इसका शुरुआती श्रेय जो है, क्रेडिट है, वो गैल्टन को ही दिया जाता है. नेक्स्ट है नेम अदर नेम फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स इन रिग्रेशन. क्या बोलते हैं भाई रिग्रेशन में क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट, डमी, इफेक्टिव और ऑटोनॉमस. क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है डमी वेरिएबल, लाइक 0, 1, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. क्वालिटेटिव को डमी वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स लाइक जेंडर, रीजन, और इनको न्यूमेरिकली 0 और 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है रिग्रेशन एनालिसिस में. ठीक है, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को डमी वेरिएबल्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट है बाइनरी और ऑफ नंबर वेरिएबल designed to take account of exogenous shift or change of slope is called प्राइमरी वेरिएबल, डमी वेरिएबल, डुअल वेरिएबल और प्योर वेरिएबल. तो बाइनरी नंबर्स की हम बात करते हैं, तो इसे भी डमी वेरिएबल के रूप में जाना जाता है. तो डमी या इंडिकेटर वेरिएबल्स लाइक 0 और 1 रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट और रिजिम चेंज, जिसे हम एक्सोजीनस शिफ्ट या स्लोप चेंज भी कहते हैं रिग्रेशन मॉडल में. तो इसका भी आंसर है हमारा डमी वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल को जो डेजिग्नेट करते हैं वो ही एक्सोजीनस वेरिएबल भी कहलाते हैं. नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक्सिस्ट करती है किस कंडीशन में, कंज्यूमर मार्केट को यूज करता है या रिसोर्स ओनर यूज करते हैं मार्केट पावर को, पोटेंशियल आउटपुट ग्रोअर्स ज्यादा हो जाते हैं रियल जीडीपी से, और रियल जीडीपी ग्रोस फास्टर देन पोटेंशियल जीडीपी. किन केस में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आती है, तो ये आती है जब रिसोर्स ओनर यूज करते हैं मार्केट पावर टू पुश द प्राइसेस. मींस जो भी, जैसे क्लॉथ बनाने की बहुत सारी फैक्ट्री है और ये कार्टेल बना के उसके प्राइसेस को अगर बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगी, क्लॉथ्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, और यही है जाएगी रिसोर्स ओनर, मींस जो कपड़ा बनाने वाले, गारमेंट बनाने वाले हैं. तो कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन राइज इन इनपुट कॉस्ट लाइक वेजेस और रॉ मटेरियल्स इंक्रीजेस ओवर ऑल प्राइस लेवल एंड इट रिफ्लेक्ट्स सप्लाई साइड प्रेशर रेदर देन द डिमांड एक्सपेंशन. नेक्स्ट है फिलिप्स कर्व क्या शो करता है,
तो फिलिप्स कर्व, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट with low inflation, high unemployment with high inflation, high unemployment with nominal wages, और high inflation rates with associated with small nominal wages. किसे रिप्रेजेंट करता है फिलिप्स कर्व? तो फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट करता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एसोसिएट विथ लो इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये फिलिप्स कर्व इल्यूस्ट्रेट करता है इनवर्स शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स होती है, कोइंसाइड करती है हाई इन्फ्लेशन से ड्यू टू वेज प्राइस स्पेल्स। ठीक है, तो इस वजह से फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट करता है हमको हाई एम्प्लॉयमेंट विथ लो इन्फ्लेशन रेट्स। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इंक्रीज कंजम्पशन, रिड्यूस टैक्सेशन, इंक्रीज डिमांड और इंक्रीज वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, तो ये होता है इंक्रीज वेजेस एंड सैलरीज। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस वजह से आती है? इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज। जैसा कि हमने कॉस्ट पुल में देखा था, कौन बढ़ाता था? इनपुट के रेट्स बढ़ते थे तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट के। पर कई बार ऐसा होता है कि सैलरीज बढ़ी है लोगों की, जैसे प्रतिवर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बढ़ाता है? डीए बढ़ाता है। डीए बढ़ाता है तो प्रोडक्ट लाइक मोबाइल रेट्स एक्सेट्रा भी धीरे धीरे उसके बाद बढ़ते हैं। तो इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरी से भी एग्रीगेट शिफ्ट मिलता है सप्लाई कर्व को अपवर्ड, एंड उसी वजह से प्राइस भी रेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है rate of exchange between domestic and foreign currency defined as rate of exchange between domestic and foreign currencies means rupees, और अगर हम डॉलर की बात करें तो इनके बीच में एक्सचेंज तो फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से तय होता है, डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी से, फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ गोल्ड से तय होता है कि डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ गोल्ड से तय होता है। तो इसका आंसर है फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, मीन्स डॉलर का रेट, एक डॉलर का रेट भारत में कितना है? तो आज की डेट में लगभग 88 रुपीज के आसपास है। दैट मीन्स डोमेस्टिक प्राइस ऑफ करेंसी से फॉरेन करेंसी कितनी है, एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी के बराबर कितनी है, उससे हमारा एक्सचेंज रेट तय होता है। ठीक है, how much foreign currency can be obtained for a one unit of domestic currency determine the international price competitiveness. Clear? Next है a line showing the relationship between income and consumption of good. ठीक है, इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स के बीच में रिलेशनशिप किसके द्वारा बताया जाता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस डिमांड कर्व और एंजल्स कर्व। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? एंजल्स कर्व। ठीक है, एंजल कर्व बताता है हमें कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी वेरीज विथ इनकम एंड होल्डिंग प्राइस कांस्टेंट, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एंजल्स कर्व को हम फैमिली एक्सपेंडिचर के लिए भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज्ड इज। क्या है भाई जो प्राइस और क्वांटिटी परचेज के बीच में रिलेशनशिप समझाता है, वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, कंपेरेटिव एडवांटेज और इक्वी मार्जिनल रिटर्न। तो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। यही लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज, है ना। और सेट्रिस वेरिएबल्स हमने कहा था बेसिक एजम्पशन इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम मानते हैं सभी चीज इक्वल या स्थायी होती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स होती है जब प्राइस राइज होता है ना। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इनकम इफेक्ट ये बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मार्केट अरेंजमेंट बाय द नंबर ऑफ सेलर्स, है ना, सेलर्स के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है। तो ये क्वेश्चन ना पहले भी नेट 14 में, नेट 18 में, नेट 22 में, इन ईयर्स में रिपीटिटिव हुआ है अन्य तरह से। ठीक है, तो किस तरह का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट का अकॉर्डिंग टू सेलर अरेंजमेंट देखने मिलता है। दैट इज, सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन, देन मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी मीन्स नंबर ऑफ सेलर यहाँ सबसे ज्यादा, फिर मोनोपोलिस्टिक में फ्यू, ओलिगोपोली में दो या दो से अधिक, और मोनोपोली में सिंगल, है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्लासिफाइड बाय कंपटीशन लेवल, परफेक्ट कंपटीशन हैज ए मैनी सेलर्स, और मोनोपोली में ओनली वन सेलर होता है। ठीक है, तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एडवांटेजियस मोनोपोली रेगुलेशन फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए सबसे एडवांटेजियस सिचुएशन क्या है। पर यूनिट टैक्स, लमसम टैक्स, प्राइस कंट्रोल और प्रोडक्शन कंट्रोल, है ना। और किस बात की बात कर रहे हैं हम, मोनोपोली रेगुलेशंस की। तो यहाँ पे है आंसर इज प्राइस कंट्रोल। क्या है भाई, प्राइस कंट्रोल प्रिवेंट करता है मोनोपोलिस्ट फ्रॉम द चार्जिंग excessive high prices, ensuring allocative efficiency and consumer welfare। तो हम मोनोपोली रेगुलेशन से बचाने के लिए, तो ये हमको मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन से बचाता है, जिससे एक्सेसिव प्राइस या हाई प्राइसेस चार्ज ना कर पाए सेलर, और एलोकेटिव इफिशिएंसी बढ़े और कंज्यूमर वेलफेयर बढ़े। इसको टारगेट करता है हमारा क्या, मोनोपोली रेगुलेशन फॉर कंज्यूमर। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, है ना। तो फिर हमारा ये इकोनोमेट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है भाई, टाइम सीरीज का कंपोनेंट क्या नहीं है, सीजनल, साइक्लिकल, सेकुलर या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो टाइम सीरीज का पार्ट नहीं है। तो टाइम सीरीज है फोर कंपोनेंट, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड इनरेगुलर वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मेजर करता है भाई, डिस्पर्शन, नॉट टाइम बेस्ड मूवमेंट। ठीक है, डिस्पर्शन को करता है, ना कि टाइम बेस्ड मूवमेंट को। तो टाइम सीरीज है फोर कंपोनेंट, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड इनरेगुलर वेरिएशंस। तो यहाँ पे आंसर क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं, बाकी तीनों है। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू प्राइस राइज ऑफ रिलेटेड गुड, क्या कहलाता है भाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू प्राइस राइज ऑफ रिलेटेड गुड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, गिफन पैराडॉक्स या नन। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमको पता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन कंज्यूमर रिप्लेसेस कॉस्टलियर गुड्स विद ए चीपर अल्टरनेटिव मेंटेनिंग ए सिमिलर सेटिस्फेक्शन। जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी हो जाते हैं, हमने बात की थी, कॉफी है, कॉफी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग किस पे कर जाएंगे शिफ्ट, टी पे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट है लाइक ए क्लोजर सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इफ प्राइस इज 10, सप्लाई इज 20, प्राइस राइजेस बाय 2 मींस नेक्स्ट प्राइस क्या होगा 22, तो सप्लाई राइजेस बाय 5, इलास्टिसिटी इस सिचुएशन में क्या होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई इलास्टिसिटी का, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या हुआ भाई, 5 डिवाइडेड बाई 20 यहाँ पे चेंज आया, और 2 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 0.25 डिवाइडेड बाई 0.2, दैट इज 1.25, मीन्स मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मीन्स हमको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन वी कैन ओनली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हमें रिपीटेटिवली नेट एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली चार्जेस हायर प्राइस वेयर
इलास्टिसिटी इज हायर, यूनिट लोअर और इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो किस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली आती है? तो जहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है? लोअर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स चार्जिंग हायर प्राइसेस इन द मार्केट विथ inelastic demand and lower prices where demand is elastic। ठीक है, तो इस तरह से इलास्टिसिटी डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली चार्जेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज then is that numerical kind of question, demand D is equals to 50 plus 0.5 P, supply is S equal to 30 plus 2.5। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? तो फिर हमको डिमांड सप्लाई की जब हम बात करते हैं, है ना, डिमांड एंड सप्लाई की, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इस पॉइंट पे आएगा अगर हम कर्व के द्वारा निकालें। बट अगर हमें रखना होगा तो इक्वेशन में हमको पुट करके फॉर्मूला इसको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है? डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई पे ही हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को हमने पुट किया है। ठीक है, 50 प्लस 0.5 पी इक्वल्स टू 30 प्लस 2.5 पी। तो हमको निकल के क्या आया? 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20 और 2.5 में से 0.5 गया तो 2p। सो p इक्वल्स टू क्या आया हमारा? ₹10 हमको आंसर निकल के आया। तो आंसर इज बी, ₹10। तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? ये हमें तब हम सॉल्व कर पाएंगे जब उनके क्या हमें पता होंगे? फॉर्मूलाज पता होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंज्यूमर बाइंग जो है ऑफ टू गुड्स, एक कंज्यूमर क्या खरीद रहा है? दो टाइप ऑफ गुड्स खरीद रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई, विथ एन अनइक्वल प्राइसेस। दोनों के प्राइसेस क्या है? अनइक्वल है। टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी, कैसे ये टोटल यूटिलिटी अपनी मैक्सिमाइज कर पाएगा? क्या इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो दोनों कमोडिटी की, मोर मार्जिनल यूटिलिटी हो एक्स की देन वाई, इक्वल पर रूपी हो एक्स एंड वाई का, एंड मोर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और एक्स हो। कब कर पाएगा? जब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी अचीव कर पाए एक्स और वाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब आता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इंश्योरिंग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ इनकम अक्रॉस गुड्स। है ना, मीन्स अगर 100 रुपए हैं और वो एक्स पे सपोज टू बी 60 एंड वाई पे सपोज टू बी 20 करता है, बट इस सिचुएशन पे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और वाई की दोनों जब बराबर हो पर रूपी, तो ही हम अचीव कर पाएंगे। तो आंसर इज सी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्म स्टॉप्स प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन इफ प्राइसेस। क्या होगा भाई अगर शॉर्ट रन में किसी ने कोई नई यूनिट खोली है और उसको शॉर्ट रन में जो प्राइसेस है वो लेस हो जाए एवरेज कॉस्ट से, बिलो मार्जिनल कॉस्ट हो जाए, इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाए, या लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, कब जाके उसको अपना प्रोडक्शन बंद करना चाहिए? तो दैट आंसर इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो शट डाउन पॉइंट इसको ही हम कहते हैं। जहां कहाँ आता है वो? व्हेन प्राइसेस आर लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एज द फर्म कैन नॉट कवर्स इवन वेरिएबल कॉस्ट मेकिंग प्रोडक्शन अनइकोनॉमिकल। है ना, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे अगर वो करना चाहेगा तो उसका प्रोडक्शन हमेशा क्या होगा? अनइकोनॉमिकल होगा, मीन्स वो हमेशा किस में जाएगा? लॉस में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। है ना, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इक्वल होते हैं, कब होते हैं? जब ज्वाइंट डिमांड के केस में, मार्केट डिमांड के केस में, टोटल डिमांड के केस में, या कंपोजिट डिमांड के केस में। तो ये है मार्केट डिमांड जब होती है तो हमारा सम ऑफ डिमांड इक्वल हो जाते हैं। तो मार्केट डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड शेड्यूल एट ए ईच प्राइस लेवल। है ना, ईच प्राइस लेवल पे एक शेड्यूल है डिमांड्स का
जो बनता है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड से। तो आंसर इज मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग सीजनल वेरिएशन, है ना। सीजनल वेरिएशन को फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है? सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सीजनल वेरिएशन क्या है भाई? जो अकॉर्डिंग मतलब जो एक स्थायित्व ना लिए हो, आएगा एक दो महीने नहीं रहेगा फिर आएगा, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम कहते हैं। दैट इज रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। ये स्मूथ होता है, ट्रेंड कंपोनेंट को आइसोलेट रेगुलेशन और सीजनल पैटर्न इफेक्टिवली एनालाइज कर पाता है। कौन सा? रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीगेट डिमांड इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, जब हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं तो कितने सेक्टर? 2 सेक्टर हम पढ़ते हैं, 3 सेक्टर हम पढ़ते हैं और 4 सेक्टर इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 सेक्टर में गवर्नमेंट हाउस होल्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो एग्रीगेट डिमांड इन 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? एग्रीगेट डिमांड किस तरह 4 सेक्टर इकोनॉमी में निकाल सकते हैं? तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमें एग्रीगेट डिमांड आती है जहां पे हम जो हमारा C प्लस आई प्लस जी और हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको माइनस करते हैं। तो इन एन ओपन इकोनॉमी विथ ए गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, एडी एवरेज डिमांड या एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम, मीन्स इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ट्रेंड टू इंक्रीज। कैसे भाई डिवैल्यूएशन होगा करेंसी ट्रेंड का? क्या और कैसे इंक्रीज होगा डिवैल्यूएशन? इंपोर्ट से, कंजम्पशन से, एक्सपोर्ट से, या इंपोर्ट और कंजम्पशन बोथ से? ठीक है, तो एक्सपोर्ट से होगा। तो डिवैल्यूएशन lowers the value of domestic currency, making export cheaper abroad and import costlier domestic। तो डिवैल्यूएशन क्या होगा भाई? जब हमारे डिवैल्यूएशन होगा या रूपी में गिरावट आएगी तो उससे क्या होगा भाई? विदेश के लोग ज्यादा परचेस करने को देखेंगे, है ना। कौन? एब्रॉड ज्यादा परचेस कर सकता है। तो इससे हमारे को क्या होगा भाई? इंपोर्ट जो है हमको कॉस्टलियर पड़ने लगेगा और एक्सपोर्ट जो होने लगा चीपर होने लगेगा। नेक्स्ट इज amortization, डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान फॉर प्रिंसिपल पेमेंट। कैसा होता है? मीन्स हम जो रीपेमेंट प्लान्स पढ़ते हैं, रीपेमेंट प्लान्स जो पढ़ते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एमोर्टाइज डिक्रीजिंग में कैसा होता है? रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग अलोंग विथ इंटरेस्ट। कैसा होता है भाई? तो इंक्रीजिंग होता है। क्या चीज इंक्रीजिंग होता है भाई? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा हमारा। एंड इन सच टाइप ऑफ लोन, प्रिंसिपल रिपेमेंट रेट as a interest proportional declines over time, maintaining total installment stability। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं वेरियस एग्जाम्स में आने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम में से है CACP, जिससे हमारी क्या होती है? MSP डिसाइडेड होती है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस टाइम्स नेट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है डिफरेंट ईयर्स में। कॉस्ट बी इंक्लूड क्या करता है? तो मेजर कंपोनेंट कॉस्ट बी का इंक्लूजन में क्या है? मेजर पार्ट रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, है ना। तो रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, तो कॉस्ट बी में इंक्लूजन होता है कॉस्ट B1, B2 में इंक्लूजन होता है कॉस्ट B1 का। देन इम्पुटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है CACP द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। ठीक है, पिछले उसमें भी हमने बोला था A2 प्लस FL,
ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कई टाइम्स हमारे एग्जाम्स में नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड। क्या है भाई जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, लॉस इंक्वायरिंग पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट। तो आंसर इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहाँ पे फर्म अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट। इस पॉइंट के बाद उसे प्रॉफिट स्टार्ट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट प्राइस एंड रिटेल प्राइसेस। क्या है भाई? इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड मार्केटिंग मार्जिन। तो आंसर इज मार्केटिंग मार्जिन। मार्केटिंग मार्जिन क्या है? मेजर्स प्राइस स्प्रेड बिटवीन प्रोड्यूसर और या इंपोर्टर एंड कंज्यूमर। रिफ्लेक्ट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट। तो मार्केट मार्जिन जो है मेजर करती है प्राइस स्प्रेड को बिटवीन प्रोड्यूसर और इंपोर्टर एंड कंज्यूमर, और रिफ्लेक्ट क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आंसर इज मार्केटिंग मार्जिन इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्टर प्राइस एंड रिटेल प्राइस। नेक्स्ट अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज 12 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 6 है, प्राइस ऑफ एक्स 2 है और प्राइस ऑफ वाई हमको निकालना है। ठीक है, हमने पिछले उसमें भी देखा था इक्विलिब्रियम पे क्या होगा भाई, फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। एंड फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 और 6 डिवाइडेड बाई पी वाई। तो पी वाई हमको निकालना है, तो यहाँ पे पी वाई क्या आएगा? 1 इंटू 6 डिवाइड इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, हेंस इट इज 4। जब हम इस फॉर्मूला को रिवर्स कर लेंगे, इक्वेशन को फिट करेंगे, तो हमको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा और आंसर हमारा आएगा 4। सो पी वाई इक्वल्स टू 4 इंश्योर्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी। ठीक है, सो आंसर इज 4। देन डिग्री ऑफ गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ। मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड में डिग्री ऑफ गेन किस चीज पर डिपेंड करता है या किस इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है? आउटपुट की, डिमांड सप्लाई की, प्रोडक्शन की या सब्सटीट्यूशन की डिग्री पे? तो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड गेन इज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन डिमांड एंड सप्लाई अफेक्टिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ क्या? डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स, इनकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट रन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट रन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। क्या नहीं उत्तरदायी है? टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कॉस्ट इनकर्ड, प्रॉफिट एंड क्वालिटी। भाई क्या इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट रन के केस में बोला है? तो आंसर इज क्वालिटी। ठीक है, सो क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है इन केस ऑफ शॉर्ट रन। क्यों? क्वालिटी इंपैक्ट करती है लॉन्ग टर्म आउटपुट्स को, ना कि शॉर्ट रन इवेल्युएशन एम्फेसिस को। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टाइमली कंपाइलेशन एंड इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी हमको मायने रखती है शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में ये क्वालिटी मैटर करती है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस। मीन्स यहाँ पूछ रहा है प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस क्या? मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है हमको एक तरह से प्रॉफिट का। इम्प्लिसिट कॉस्ट, explicit cost, implicit cost, implicit and explicit cost, and wages and rents. तो आंसर इज explicit cost. तो accounting profit equals to total revenue minus explicit cost. तो economic profit further
सब्सट्रैक्ट द इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे हमने बात की है सामान्य प्रॉफिट्स हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की तरह देख रहे हैं। जबकि अगर हमको पूछा जाए इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट सब्सट्रैक्ट करता है इम्प्लिसिट कॉस्ट को, इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से, ठीक है। बट यहाँ पे हमको क्योंकि प्रॉफिट ओनली पूछा है, तो प्रॉफिट मीन्स अकाउंटिंग प्रॉफिट, सो आंसर इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर ये इकोनॉमिक प्रॉफिट पूछता तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारा आंसर आता। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ होमोजेनिटी रिप्रेजेंट्स। क्या करती है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, है ना। रिटर्न टू टोटल रिसोर्सेस, रिटर्न टू फिक्स्ड रिसोर्सेस, रिटर्न टू वेरिएबल रिसोर्सेस एंड रिटर्न टू स्केल। तो ये रिटर्न टू स्केल हमें डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बताती है। इन प्रोडक्शन फंक्शन, इफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री k, it indicates the constant k1 and increasing decreasing return to scale, है ना। k1 1 होगा तो constant return to scale, k more होगा तो increasing, k less than 1 होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हमें बताती है रिटर्न टू स्केल को। रेशियो ऑफ रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स टू द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज, रेशियो ऑफ रिग्रेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स टू द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है भाई। कोरिलेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एफ रेशियो या नन। तो आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है भाई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी, shows the proportion of total variation in the dependent variable explained by regression model, है ना। एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी भी हम इसको कह सकते हैं, सम ऑफ रिग्रेशन स्क्वायर और सम ऑफ टोटल स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज economic criteria of evaluating estimate is related to, economic criteria on evaluating estimates in relation to standard error estimate, science and size of estimate, blue and none, ठीक है। तो ये इकोनोमेट्रिक का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल लेक्चर में हम ज्यादा कवर कर पाएंगे, परंतु यहाँ पे मैं आपको सुपरफिशियली जा रहा हूँ कि आंसर क्या है। प्रीवियस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, क्राइटेरिया इन इवेल्युएटिंग एस्टिमेट्स इज रिलेटेड टू, किसके रिलेट करती है, तो हमारे साइंस एंड साइज ऑफ एस्टिमेट से रिलेट करता है। तो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स डिपेंड्स ऑन करेक्ट साइन, मैग्नीट्यूड एंड थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी ऑफ कोफिशिएंट के साथ में वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एरर बिटवीन फ्रीडम फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंट टेस्ट, जहाँ पे सैंपल की साइज है n और k जो है वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा b, n माइनस k प्लस 1। क्यों है भाई, फॉर रिग्रेशन विथ k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स रेसिडुअल डिग्री फ्रीडम जो होती है हमारी n माइनस k प्लस 1 होती है, अकाउंटिंग फॉर k स्लोप एंड इंटरप्रेट एस्टिमेट्स। नेक्स्ट इज lack of mobility on the part of labor which puts them out of work for temporary periods call, है ना। जहां पे टेम्पररी पीरियड के लिए लेबर क्या हो जाता है, कार्य नहीं करता है, लैक ऑफ मोबिलिटी होती है उसकी फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, सीजनल और फ्रिक्शनल। तो आंसर इज फ्रिक्शनल, है ना। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू जॉब रिसर्च या जॉब सर्च मिसमैच एंड टेम्पररी इनमोबिलिटी ऑफ लेबर्स, है ना। जैसे एग्रीकल्चर लेबर कोई है, वो कार्य छोड़ के जाता है और शहर में जाके क्या करता है, वेजेस करता है, मजदूरी करता है किसी हाउस होल्ड में, एंड देन वो रिटर्न आता है टाइम पीरियड के बाद। तो ये उसकी क्या होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन आउटपुट ऑफ मशीन कॉस्ट, जहां पे 20,000 है, इन्वॉल्विंग वेरिएबल कॉस्ट इज 3 पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस इज 5 पर यूनिट, ठीक है। तो ब्रेक इवन आउटपुट हमको करनी है, ब्रेक इवन आउटपुट क्या होगा।
ठीक है, तो फॉर्मूला फिर हम यूज करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू 5, जो दिया है 5 रुपीज सेलिंग प्राइस है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है 3 है, तो ₹2 क्या होगा हमारा ब्रेक इवन होगा पर यूनिट। इसको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्रेक इवन यूनिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 10,000 यूनिट। अगर वो बनाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, ब्रेक इवन हो जाएगी, और इसके बाद वो प्रॉफिट अचीव करने के लेवल पे होगी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डमीज डिफाइंड शुड बी, है ना। डमीज को किस तरह डिफाइन करेगा, 1 और मोर देन नंबर ऑफ ग्रुप, 1 लेस देन number of groups, equal to the number of groups, or 2 more than a number of groups. Answer is 1 less than a number of groups. To avoid the dummy variable trap, perfect multicollinearity, we should include G equals to 1 variables and G equals G group. So one group is a baseline, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डमी वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, समझने के लिए डमी वेरिएबल को परफेक्ट मल्टीकोलिनिटी में रखनी होगी, और यहाँ पे G1 एक हमारा हो जाएगा वेरिएबल, एंड G जो हो जाएगी वो ग्रुप्स हो जाएगा। सो आंसर इज 1 लेस देन नंबर ऑफ ग्रुप्स। जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप है, 10 ग्रुप है, तो हमको कितने वेरिएबल्स लेने होंगे, 9, एक कम करके, तो 1 लेस देन नंबर ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट इज एंड लास्ट, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सपोनेंट सम इक्वल्स टू 2, तो रिटर्न ऑफ स्केल क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न टू स्केल हमें पता है, एक्सपोनेंट सम क्या है, 2 है, मीन्स वो 1 से ज्यादा है। सो डबलिंग ऑल आउटपुट्स को क्या हो गया, मल्टीप्लाइज आउटपुट बाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, है ना। हमने देखा था 1 है तो कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, एंड लेस देन 1 और मोर देन 1, तो मोर देन 1 है यहाँ पे 2, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो आंसर इज ए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। होप यू लाइक दैट वीडियो, इफ यू लाइक फॉलो सब्सक्राइब एंड एग्री इकोनॉमिक्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।